वेलकम डियर बीएससी पार्ट फर्स्ट। एक लंबे गैप के बाद एक बार पुनः जेनेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ई लेक्चर में हम करंट स्टेटस ऑफ मेंडलिज्म या प्रेजेंट स्टेटस ऑफ मेंडलिज्म पे बात करेंगे कि मेंडलवाद के बाद में आनुवंशिकी में हमें किस किस प्रकार के अपवाद मिले हैं और मेंडल के नियम जो है वो वर्तमान स्थिति के अंदर कितने सही हैं या किस प्रकार से हम उनको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। बेसिकली मेंडल की वर्तमान स्थिति मेंडल द्वारा सुझाए गए जो तीन मुख्य नियम थे, उनकी तीन प्रमुख जो अवधारणाएं थीं, उन तीनों अवधारणाओं के ऊपर आधारित हैं। तो आज हम एक एक करके जो है वो मेंडलवाद की या मेंडल के जो नियम थे उन नियमों को देखते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। जैसा कि मेंडल ने बताया था वो आज भी उसी तरह से फॉलो हो रहे हैं या उनके अपवाद हमें विभिन्न प्रकार के जीवों में मिलते हैं। मेंडल ने बेसिकली अपनी तीन प्रमुख अवधारणाएं जो है वो हमारे सामने रखी थी, जिसमें पहली अवधारणा डोमिनेंस या रेसेसिवनेस, प्रभाविता या अप्रभाविता थी, जिसमें जो जीवों में पाए जाने वाले ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट रूप में पाया जाता है और दूसरा जो है वो रेसेसिव पाया जाता है। तो इस नियम की या इस पोस्टुलेट की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में हमारे पास में ढेरों सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे उदाहरण हैं जिनमें मेंडल का यह नियम फॉलो नहीं होता है और मेंडल के अपवाद हमें जो है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम के अंदर मेंडल का जो डोमिनेंस और रेसेसिवनेस प्रकार की जो अवधारणा थी वो आज यूनिवर्सल नहीं है, वो आज सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है, उसके हमें खूब सारे अपवाद जो है वो मिलते हैं। इसी प्रकार से मेंडल की जो दूसरी अवधारणा थी उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं या पृथक्करण कहते हैं। और मेंडल की ये एकमात्र कंसेप्ट ऐसी है, पोस्टुलेट ऐसी है, जिसका वर्तमान समय में भी हमें किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं मिलता है। यानी आज भी जो है ये यूनिवर्सल रूप से सार्वभौमिक रूप से सत्य है और इसका कोई अपवाद हमें जो है वो किसी भी प्रकार के जीव में देखने को नहीं मिला है। और मेंडल की जो तीसरी और अंतिम अवधारणा जो थी उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इसे हम स्वतंत्र अपयूहन भी कहते हैं। तो इस नियम को अगर हम देखें, इस कंसेप्ट को अगर हम देखें तो हमें इसके भी जो है वो खूब सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं और उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि ये भी जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है और हमें कई सारे अपवाद ऐसे मिलते हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो ट्रूथ नहीं है, सत्य रूप से जो है वो लागू नहीं होता है। तो अब हम वन बाय वन करके ये देखते हैं कि ये जो तीनों प्रकार के रूल हैं और इसमें खास तौर से जो डोमिनेंस और रेसेसिवनेस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके कौन कौन से अपवाद हमें मिलते हैं और उन्हें हम जो है वो किन नामों से जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेंडल के जो लॉ है वो हमेशा ही जो है वो सही नहीं है और जो अपवाद हमें मिले हैं उन अपवादों को ही आज हमें नॉन मेंडलिज्म के रूप में स्टडी करते हैं या नॉन मेंडलियन जेनेटिक्स के रूप में या नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस के रूप में स्टडी करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, फिनोमेना होती हैं जो नॉन मेंडलिज्म के अंतर्गत आती हैं या नॉन मेंडलियन जेनेटिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पहले प्रकार की घटना है अपूर्ण प्रभाविता। ये मेंडल का जो डोमिनेंस रूल है उसको फॉलो नहीं करती है और उसका एक अपवाद है। इसी प्रकार से घटना होती है सहप्रभाविता या इसे हम को डोमिनेंस कहते हैं। तो ये भी जो डोमिनेंस वाली प्रॉपर्टी है उसी का एक अपवाद है, उसका एक एक्सेप्शन है। और इसके बाद में जो प्रबलता है बहुजीन वंशागति है, लिंग प्रभावित वंशागति है, लिंग सहलग्न वंशागति है, पर्यावरणीय जीन वंशागति है और प्लायोट्रोपिक प्रकार की जो वंशागति होती है वो लिंक्ड प्रकार की जीन होने की वजह से और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रूल होता है उसको फॉलो नहीं करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक्स में पाए जाने वाली ये जितने भी प्रकार की घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी जो तो इनमें
सबसे पहले हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अर्थात जो डोमिनेंट प्रकार की एलील होती हैं, डोमिनेंट प्रकार की जीन होती हैं, वो पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती हैं, और इसमें हमें एक जो है वो तीसरे ही गुण के रूप में हमें जो है वो वंशागति देखने को मिलती है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को या अपूर्ण प्रभाविता को हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि एक ब्लेंडिंग प्रकार का जो कैरेक्टर या गुण होता है वो हमें पहली पीढ़ी के अंदर दिखाई देता है। इस अपूर्ण प्रभाविता के अंदर जो दो विकल्पी गुण पाए जाते हैं, अर्थात डोमिनेंट और रिसेसिव प्रकार के होते हैं, इनमें से कोई सा भी जो है वो गुण प्रकट नहीं होता है, बल्कि इनके अलावा एक तीसरे प्रकार का जो गुण है वो प्रकट होता है। तो अपूर्ण प्रकार की जो प्रभाविता है वो हमें 4 o'clock प्लांट है उसके अंदर देखने को मिलती है। इसी प्रकार से स्नैपड्रैगन जो प्लांट होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसमें भी देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ स्पेन में पाए जाने वाली जो एंडलूसियन प्रकार के जो फूल या मुर्गे होते हैं उनके अंदर भी हमें देखने को मिलती है। और इसी प्रकार से हमारे अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बालों का जो पैटर्न होता है, जो घुंघराले और सीधे प्रकार के बाल होते हैं, उनमें जो है वो हमें ये देखने को मिलता है जो वेवी प्रकार के बाल होते हैं, लहरदार प्रकार के जो बाल होते हैं, वो हमें अपूर्ण प्रभाविता के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल होते हैं वो मेंडल का जो डोमिनेंस रूल है, प्रभाविता की जो घटना है, उसका अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता को अगर हम जो है वो एक 4 o'clock प्लांट के अंदर देखते हैं तो उसमें ये पाया गया है कि अगर रेड और वाइट प्रकार के जो फ्लावर वाले जो पौधे हैं, ये रेड प्रकार का, ये वाइट प्रकार का, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस करवाया जाता है तो जो F1 पीढ़ी होती है, उस F1 पीढ़ी के अंदर हमें सभी के सभी जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार के मिलते हैं, वो हमें केवल और केवल गुलाबी रंग वाले मिलते हैं। जबकि मेंडल के अनुसार जो है वो रेड प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि रेड प्रकार का जो गुण है वो वाइट प्रकार के गुण के ऊपर डोमिनेंट होता है या प्रभावी होता है। इसी प्रकार से जब ये F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी को से अगर हम दूसरी पीढ़ी जो है वो देखते हैं तो जो फिनोटाइप हमें मिलता है वो हमें रेड, पिंक और वाइट के रूप में मिलता है, अर्थात हमें 3 प्रकार के फ्लावर जो है वो प्राप्त होते हैं। और जो जेनोटाइप इनका होता है वो जो है वो इस प्रकार से होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो फेनोटिपिक और जेनोटिपिक रेशियो है वो एक जैसा होता है। जबकि मेंडलवाद के अंदर जो डोमिनेंस की घटना होती है उसके अंदर फेनोटिपिक और जेनोटिपिक रेशियो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो गुलाबी रंग है वो गुलाबी रंग एक प्रकार से जो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रकट करता है। एक दूसरे प्रकार की जो घटना होती है वो भी प्रभाविता से विचलित प्रकार की होती है, डेविएटेड प्रकार की होती है। इसे हम सह-प्रभाविता कहते हैं या को डोमिनेंस कहते हैं। और को डोमिनेंस में क्या होता है कि जो प्रभावी और अप्रभावी प्रकार की एलील होती हैं वो स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति जो है वो प्रदर्शित करती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कुछ जीवों में ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ऐसे ट्रेड्स पाए जाते हैं जो को डोमिनेंट रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर इनहेरिटेंट होते हैं या वंशागत होते हैं। तो मानव के अंदर पाए जाने वाला जो AB ब्लड टाइप होता है वो को डोमिनेंस का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ जो सिकल सेल एनीमिया है ये भी को डोमिनेंस का ही उदाहरण है। और इसी प्रकार से स्पेशली जो हॉर्स और काऊ के अंदर जो रोन कलर पाया जाता है हेयर्स का, वो भी इसके अंदर जो है वो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और कुछ पौधों में फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि वो भी जो है वो को डोमिनेंस या सह प्रभाविता को प्रकट करते हैं। जैसे येलो और ब्लू कलर के अंदर जब क्रॉस करवाया जाता है तो स्पॉटेड फ्लावर जो है वो प्राप्त होते हैं, कि जो येलो कलर होता है उस पर या तो ब्लू प्रकार के स्पॉट होते हैं या जो ब्लू कलर होता है उस पर येलो प्रकार के स्पॉट होते हैं। तो इस प्रकार की जो इनहेरिटेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं या सह प्रभाविता कहते हैं। ये एक को डोमिनेंस का क्लासिकल एग्जाम्पल है कि हमारे रुधिर के अंदर जो ब्लड ग्रुप है उसकी जो जीन आई होती है उसके 3 विकल्प पाए जाते हैं, A, B और स्मॉल i के रूप में। और यहाँ ये देखा गया है कि जो A प्रकार की एलील है वो होमोजाइगस रूप में है या हेट्रोजाइगस रूप में है, तो हमें जो है वो केवल A प्रकार का ब्लड ग्रुप मिलता है, क्योंकि A प्रकार की एलील जो है वो डोमिनेंट प्रकार की होती है। इसी प्रकार से जो B प्रकार की एलील है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो हमें जो B प्रकार का ब्लड ग्रुप मिलता है। लेकिन जो A और B दोनों प्रकार की जो एलील होती हैं वो अगर जो है वो पाई जाती हैं तो हमें AB प्रकार का ब्लड
और दोनों ही प्रकार की जो है वो एलील ए और बी यदि नहीं है तो फिर जो है वो ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो भी सह प्रभाविता या को डोमिनेंस है उसको प्रकट करता है। इसी प्रकार से जो कैटल या जो लाइव स्टॉक होता है उसके अंदर जो हेयर कलर होता है वो भी जो है वो को डोमिनेंस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। या हम देख सकते हैं कि एक जो है वो रेड प्रकार के जो है वो काऊ है और एक जो है वाइट प्रकार की काऊ है। F1PD के अंदर हमें रोन प्रकार की जो है वो संतति या जनरेशन मिलती है जो को डोमिनेंस को प्रकट करती है। अदरवाइज जो है वो होना ये चाहिए था कि जो रेड प्रकार है वो डोमिनेंट प्रकार का होता है और वाइट प्रकार जो है वो रिसेसिव होता है। और मेंडल के जो है वो कोडिंग हमें जो यहाँ पर रेड प्रकार की जो ऑफस्प्रिंग या जो है वो काऊ मिलनी चाहिए थी लेकिन मिलती नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी को डोमिनेंस या सह प्रभाविता को प्रकट करता है। और लास्ट में हम देखते हैं नॉन मेंडलवाद आधारित एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी। पहला सवाल है मेंडल की कौन सी अवधारणा का वर्तमान में अपवाद नहीं है। तो 3 अवधारणाएं हमने पढ़ी है। 3 अवधारणाओं में जो पृथक्करण का नियम होता है, पृथक्करण की जो अवधारणा होती है उसका कोई भी अपवाद आज भी हमें नहीं मिलता है। दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता का कोई एक उदाहरण दीजिए। इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है उसका कोई एक एग्जाम्पल दीजिए। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जो है वो 4 एग्जाम्पल आपको बताए थे। स्नैपड्रैगन या जो मिराबिलिस जालपा है उसको आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से अपूर्ण प्रभाविता में F2 लक्षण प्ररूप अनुपात खालिस्तान होता है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो दूसरी पीढ़ी होती है उसमें फेनोटिपिक जो रेशियो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ भी हमें पता है कि जो मेंडल के विपरीत है वो फेनोटिपिक और जेनोटिपिक रेशियो है वो एक जैसा ही होता है। इसको हम क्या कहते हैं 1:2:1 कहते हैं, 1:2:1 कहते हैं। अगला सवाल है क्या एबीओ रक्त समूह है मेंडलवाद का पालन करता है। तो हम जो है वो सीधे सीधे कह सकते हैं नहीं करता है। यह मेंडलवाद का एक विचलन है, उसका एक अपवाद है और उसको फॉलो नहीं करता है। तो ये जो को डोमिनेंस की घटना होती है, सह प्रभाविता की जो घटना होती है उसको प्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से एंडलूसियन मुर्गे की पीढ़ियाँ कौन सी घटना का उदाहरण करती हैं। जो स्पेन में पाया जाने वाला एंडलूसियन प्रकार का जो फॉल है उसमें जब हम क्रॉस करवाते हैं या हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक फेदर्ड और वाइट फेदर वाले जो मुर्गे होते हैं उनमें क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1PD के अंदर जो है वो ब्लैक फाउल जो है वो प्राप्त होने चाहिए, मुर्गे प्राप्त होने चाहिए। लेकिन यहाँ जो है वो ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन से जो वो एक ब्लू कलर का जो फाउल या मुर्गा जो है वो हमें दिखाई देता है। तो ये भी जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ये को डोमिनेंस या सह प्रभाविता का उदाहरण है। ये आपके लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर बिलव्ड मेंडल। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।